अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। अपना यूट्यूब चैनल भी है, डिफरेंट चैनल्स पे भी दिखाई देते हैं, टीचर भी हैं। और इतने अच्छे टीचर हो तो स्टूडेंट्स तो घर ही ना जाए। वो किस तरह पढ़ाते हैं हमें इसी तरह से। थैंक यू सो मच कि आज आप आए, बहुत शुक्रिया। क्योंकि थैंक यू हमने तो थैंक यू। हमेशा बड़े खड़ूस किस्म के टीचर देखे, जो हमें जो मिले ना वो तो बड़े सख्त किस्म के टीचर मिले। हमारे तो वाले खड़ूस थे इसलिए हम थोड़ा अच्छे हो गए हैं, समझ नहीं है। यही बात है, सही कह रहे हैं आप। हमारे वाले थोड़े खड़ूस टीचर्स थे, लेकिन हाँ, यार हमारे अच्छे बहुत साथ थे, अच्छे भी थे हमारे टीचर। मैं ये नहीं कहूंगी अच्छे नहीं थे, अच्छे थे टीचर, मगर खड़ूस थे, हंसना नहीं, बोलना कुछ नहीं करते थे भाई हमारे साथ तो। हर तरह मतलब के टीचर होते हैं और टीचरों का बड़ा लाइफ में रोल होता है आरजू जी, वो आपके बहुत ऊपर लास्टिंग इंप्रेशन डालते हैं। सो एग्जैक्टली सही है। अब मेरा स्टूडेंट मेरे बारे में क्या सोचे तो मैं नहीं जानता, बट आई ट्राई टू बी अ गुड टीचर। नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और यकीनन स्टूडेंट्स को भी जो है वो गुड स्टूडेंट्स होने चाहिए। लेकिन आज अगर हम बात करेंगे मोदी जी की, आज हमने पूरा शो जो है वो मोदी जी पे ही रखना है। मोदी जी, अल जजीरा की जो रिपोर्ट आई है, मैंने आपको भेजी कि अल जजीरा ने आर्टिकल लिखा है कि क्या पीएम मोदी जो है पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत शुरू करेंगे, कोई डायलॉग हो पाएगा। इस किस्म का आर्टिकल उन्होंने भी लिखा है। साथ ही मोदी जी के बारे में ये भी बात की जा रही है कि इतनी सीट्स, कल भी मेरे एक इंडियन फ्रेंड से बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, तो लोग यही बात कर रहे थे कि इतनी सीट्स जो हैं वो खोई हैं बीजेपी ने इलेक्शंस में। उसका उसकी क्या वजह है या उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने दो मुद्दे उठाए हैं। पहले हम इलेक्शन जो ड्रबिंग है या सेटबैक है, उसको सेटबैक कहना हम्म। परहैप्स ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, उस पे एनालिसिस करें। देखिए, अगर आप ना तीन टर्म की इलेक्शन कैंपेन को देखें आरजू जी, जो कि अपोजिशन पार्टीज ने की, हम्म। और एक क्रेडिट तो आप अपोजिशन पार्टी को दीजिए कि उन्होंने इन तीनों जो मोदी जी से उनकी डायरेक्ट लड़ाई हुई है, उन्होंने सीखा उसमें। पहली बार जो 2014 में जो इलेक्शन था, चूंकि मोदी जी को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, या मोदी जी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, कम्युनल दिखाने की कोशिश की, सेक्युलरिज्म का कार्ड खुल करके खेला, एंटी मुस्लिम दिखाने की कोशिश की गई, नहीं चला। बीजेपी अपने खुद से 272 आ गई। बीजेपी के लोगों को भी आश्चर्य हो गया कि हम 272 क्रॉस अपने दम पे कैसे कर सकते हैं। दूसरे इलेक्शन में भी देखिए, मोदी जी के ऊपर जो है ना, दूसरा उन्होंने अटैक किया। पहले वाले 2014 में भी मोदी जी पे पर्सनल अटैक किया, 2019 में भी मोदी जी पे अटैक किया, और वो अटैक था करप्शन पे। उन्होंने कहा ये मोदी चौकीदार चोर है। जो उनका 2019 की इलेक्शन का प्लान जो था, और उसमें इंडिया के जो, मैं उनको, आप कम्युनिस्ट जो माइंडसेट है, जिसका इस्लामो कम्युनिज्म अगर हम उसको नाम दें, इंडिया का जो मीडिया है, तो वो इस्लामो कम्युनिस्ट मीडिया जो था ना, उसने जो है वो अटैक किया मोदी जी के ऊपर, उनकी उनकी क्रेडिबिलिटी को, कि ये चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार राफेल में बेईमानी किया, और फिर पता नहीं क्या क्या लीक्स आने लगे, कोई कि डिफेंस मिनिस्ट्री से हिंदू जैसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ने एक अधूरी न्यूज छापी या मैनिपुलेटेड न्यूज छापी। मोदी जी पे ताबड़तोड़ हमले हुए, नतीजा 300 पार। ठीक है ना, दो बार मोदी जी पे इन्होंने पर्सनल अटैक किए, नतीजा 300 पार। इस बार क्या हुआ, इन्होंने मोदी जी पे अटैक नहीं किया। दे डिड नॉट से अ सिंगल बैड वर्ड अबाउट मोदी जी। अब उन्होंने क्या खेल खेला, बिकॉज दिस इज नॉट एन इलेक्शन जो मोदी जी मुद्दों पे हारे। मोदी जी लॉस्ट द इलेक्शन टू डिसइंफॉर्मेशन, र्यूमर्स, अफवाह, या आप कह लें उसको झूठ। अब तीन चीजों पे ये इलेक्शन हारे, और वो भी सिर्फ दो स्टेट्स में, सिर्फ दो स्टेट में। बाकी सबका परफॉर्मेंस हो रहा। यूपी से इनको 30, मिनिमम 30-35 सीटों का नुकसान हो गया, और इनको राजस्थान से जो है वो कुछ आपका 10-15 सीटों का नुकसान हुआ, और उतनी ही 10-15 सीटों का नुकसान आप कह लें इनको महाराष्ट्र में हुआ। अब आप ये देखिए कि इस बार क्या इलेक्शन किया गया, कि ये मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था, अब की बार 400 पार। ठीक है ना, आपको याद होगा ये जी जी। उसको। और इन्होंने मोदी जी के अगेंस्ट में नहीं कहा कि मोदी जी चोर हैं, करप्ट हैं, बेईमान हैं, हत्यारे हैं, सेक्युलर नहीं है, एंटी मुस्लिम, ये कुछ नहीं कहा।
ठीक है ना। उन्होंने कहा, जो जो आपका इस्लामो कम्युनिस्ट मीडिया प्लस अपोजिशन जो था, उसने कहा कि ये संविधान बदल देंगे, इफ दे विल कम, ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, रिजर्वेशन खा जाएंगे। हमारे यहाँ जो एक पर्टिकुलर सेक्ट, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटीज को रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब में, और भी तरह की बेनिफिट दी जाती है। तो ये अफवाह फैलाया गया। दूसरा, घर घर जाकर के प्रचार दिया गया कि हम आपको जैसे ही इलेक्शन बनेगी 8,500 रुपए महीना आपके अकाउंट में डालेंगे। अच्छा, मैं अगर मान लीजिए एक साधारण आदमी हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि ये मेलोडी चल रहा है या मेलोनी चल रहा है, मेरी तो जिंदगी में कुछ पता ही नहीं मुझे अगर कोई ये कहे, आरजू जी, कि मुझे वोट दो, मैं आने वाले 5 साल तक तुम्हारे अकाउंट में 8,500 रुपए डालूंगा, इंडियन स्टैंडर्ड से ये एक बहुत बड़ी रकम है महीने की, और बैठे बैठे आएगा। आप देखिए इंडियन डेमोक्रेसी कैसे, हालांकि ये बड़ा एक इट्स अ डेंजरस चीज, मगर उसकी उस एनालिसिस को भी हटा दें। ये तो वोट खरीदने वाली बात हो गई ना सर, ये तो वोट खरीद रहे थे। ये लीगल एस्पेक्ट पे अभी चल जाते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही, आपने पॉइंट उठाया, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मगर अभी उसको जाने देते हैं, खरीदने का जाने देते हैं। हम इसको फ्रीबी कहते हैं, स्कीम कह लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, लेट्स प्ले लाइक अ लॉयर कि भाई ये स्कीम है हमारी, ठीक है ना। तो आप देखिए पहले क्या होता था इलेक्शन में, हम जब बच्चे थे, जब हम बड़े हो रहे थे आरजू जी, तो हम सुनते थे एक दारू की बोतल, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, 100 रुपए और एक चिकन, ठीक है ना, इस पे वोट पड़ते थे। इलेक्शन के 2 रात पहले लोग बंटवा देते थे और 5 साल मजे करते थे। अब जनता बड़ी चालू है, उसने कहा भैया एक बोतल और एक चिकन पे तो नहीं होगा, 5 साल की बात करो। तो उन्होंने कहा ठीक, हम 8,500 रुपए देंगे, यानी हर महीने बोतल, हर महीने चिकन। आप समझ रही हैं? तो लोगों ने कहा ठीक है यार। अच्छा, अब कुछ लोग भावुक है, वो जनता को गाली दे रहे कि जनता ने धोखा दे दिया था। अरे मैं होता तो मैं भी वही करता, अगर मैं एक उस इनकम लेवल को नहीं प्राप्त करता तो मैं भी वही वोट देता, मैं भी राहुल गांधी को वोट देता जाके। क्यों नहीं ले लूं मैं 8,500 रुपए, मोदी जी बना रहे होंगे मेलोनी के साथ कोई बहुत अच्छा रिश्ता और देश बन रहा होगा, अरे पहले हमको बन जाए भैया। 8,500 रुपए महीना बेकार चीज होती है क्या? आप सोचिए, अगर आप गरीब हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, धूप में खटते हैं, और आपके घर में इनकम होती है 15,000 रुपए, ठीक है ना, यहां बिना धूप में खटे ताबड़तोड़ खाली एक बटन दबाने से आपको आ रहे 8,500 रुपए। सो एम आई क्रेजी? बिल्कुल जाहिर है कि लोग वही करेंगे, जाहिर है घर भी तो चलाना होता है ना, एक आम आदमी की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या फर्क पड़ता है कौन सी गवर्नमेंट आ रही है। हाँ, हमें एग्जैक्टली हमें क्या लेना देना है, वो भी सारी सेंटर की गवर्नमेंट है, कोई अगर स्टेट की गवर्नमेंट हो तो हमारी डायरेक्ट लाइफ में कोई फर्क भी पड़े। लोगों ने जाके दबा दिए बटन, और वो तो न्यूज में भी आया कि वो लोग अगले दिन जब इलेक्शन खत्म हो गया तो लोग पहुंच गए लेके गारंटी कार्ड की, यार हमारा पैसा दिलवाओ, अब आ रहा है हमारा ये अकाउंट ले लो हमारा, ये लोग उनके मजे उड़ा रहे। पॉइंट ये है कि मिले तो नहीं किसी को सर, मिले तो नहीं पैसे, मेरा ख्याल है। नहीं, कैसे मिलेंगे जब गवर्नमेंट ही नहीं बनी तो कैसे बनेंगे? हालांकि लोग कोर्ट में मुकदमा, हाँ जी, कोर्ट में क्या, कोर्ट में मुकदमा, जी आप बोलिए पहले। नहीं कोर्ट में आप क्या कह रहे हैं? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया है कि ये वोट फॉर कैश, क्योंकि ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन है, तो वो तो एक अलग चीज है, वो तो कोर्ट में चलेगा, जितना दिन चलेगा वो बात की बात है। मगर पॉइंट ये है कि 3 चीजें सीखने की हैं जो बीजेपी को। पहली बात, बीजेपी हारी नहीं, चूंकि बीजेपी ने एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेट अपने कब्जे में लिया, उसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में वो मेरे ख्याल से अगर आप देखें उड़ीसा की जो पार्लियामेंट्री जो सीट है उनकी, वो मेरे ख्याल से करीबन 40-40 की, या मैं भी आपको बता देता हूं देख करके, 21 है, ठीक है ना, 21 में से 18 ले आए ये। और वहां 24 साल से बनी हुई गवर्नमेंट बीजू पटनायक साहब की, बीजेडी कहते हैं उसको, बीजू जनता दल, वो उन्होंने हटाई और वहां पे प्रचंड मेजॉरिटी के साथ बीजेपी उड़ीसा में अपनी सरकार बना ली। 24 साल से काबिज बीजू जनता दल की सरकार को इन्होंने हटाया। यही काम इन्होंने आंध्र प्रदेश में किया। बीजेपी बेसिकली स्वेप्ट द इलेक्शन, ये इलेक्शन बीजेपी स्वीप की है, लेकिन 1-2 स्टेट ने बीजेपी का वो कर दिया। और जो मैंने इस एनालिसिस से सीखा, नंबर 1 कि ये सीखा कि मोदी को अगर गाली दोगे
तो जनता जाके बटन दबाएगी मोदी के फेवर में कि मोदी को तुम बेचारे को गाली देते रहते हो, तो मोदी को गाली मत दो, मोदी को आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। जैसे राहुल राजीव गांधी जी को बोफोर्स के नाम पे गांधी परिवार चोर है ऐसे करके फैला फैला के इन लोगों ने वोट हरवा दिया था, इलेक्शन हरवा दिया था। तो राफेल में भी यही किया गया। जब उस समय कहा गया था कि गांधी परिवार चोर है, फिर उन्होंने कहा ये तुम्हारा क्या नाम है चौकीदार चोर है, नहीं काम किया। तो आप तीन चीज तो आप वो सीख चुका है पाल। ये देखिए, ये क्रेडिट दीजिए अपोजिशन को कि आप मोदी को गाली देके इलेक्शन नहीं जीत सकते, उल्टा मोदी को आप ताकतवर करोगे। तो उन्होंने मोदी जी को गाली, वो 10 साल लगे उनको सीखने में, मगर वो सीख गए। इस इलेक्शन में मोदी जी को एक गाली नहीं पड़ी। इस इलेक्शन में क्या हुआ, मोदी रिजर्वेशन हटा देंगे, मोदी संविधान चेंज कर देंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। इसके बाद क्या कि ये जो 8,000 रुपए हम आएंगे तो 10,500 रुपए देंगे। और ये जो अफवाहें थी, इनसे समाज का कुछ सेक्शन प्रभावित हो गया। और इसमें समाज के उस सेक्शन को जो लोग गलत बोल रहे हैं, वो मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं भी अगर एक रिक्शा वाला हूं, ठीक है ना, और मुझे कोई पार्टी आके कहती है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए तुम्हारी बीवी के अकाउंट में डालूंगा, मैं कहूंगा यार तुम आज नहीं कल दबा लो हमसे, जितनी बार को हम तुम्हारी बटन दबाएंगे, मुझे क्या लेना देना है यार, सेंटर की गवर्नमेंट क्या बन रही है, कौन डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन सर, अगर कोई कम कमाता है और वो जरूरतमंद है, लेकिन हर एक अपने आप को बेचने को तैयार नहीं होता। मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगी कि जिसके पास पैसा कम है, तो अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 मान जाएंगे कि ठीक है पैसा दे दो, हम आपकी मर्जी का वोट डाल देंगे। कुछ नहीं लोग नहीं मैं भी करते हैं। नहीं मैं और इसको कुछ लोगों बेचना के नहीं, पास बहुत पैसा होता है फिर भी वो चोर होते हैं। नहीं नहीं देखिए, मैं इसको बेचना नहीं कहता। हम्म। मैं कह रहा हूं दोनों कांग्रेस और बीजेपी भारत की पार्टियां हैं, ठीक है ना, ठीक ठीक विचारधारा ठीक अलग है। अलग है। तो हाँ। मैं कह रहा हूं कि मैं तो कस्टमर हूं। मैं देखिए, स्टेट में सर्विस प्रोवाइडर है स्टेट, मैं कंज्यूमर हूं। मुझे एक एक जो गवर्नमेंट आएगी वो कह रही है मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, दूसरा कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, अच्छा शासन दूंगा, भारत मजबूत बना के दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो भाई मेरी जिंदगी छोटी सी है, मेरे तो रिक्शे चलाने का दिन है। मैंने कहा भाई मुझे तो यही हाँ 5 साल सही। 10,000 रुपए दे दो, मैं इसको हाँ। बेचना नहीं है, ठीक है ना। वो कोई देश नहीं बेच रहा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस देश की पार्टियां हैं, ठीक है ना। हमने अपना फायदा देखना है, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश को मगर रहना अब सरकार तो बन गई, अब उन बेचारों का क्या होगा जिन्होंने वोट दिया था और अब वो घूम रहे हैं। यकीनन अब वो अपना सर पकड़ के बैठे होंगे। अब वो ये सीख गए ना, ये कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो ये भी इन्होंने देख लिया, पूरे विपक्ष ने जोर लगा दिया, एकदम अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, सोशल मीडिया को चालू रखा, अफवाहें र्यूमर, ये बीजेपी काट नहीं पाई। और बीजेपी में एक कमी तो है, देखिए मैं आपसे साफ बताऊं, बीजेपी जनता को कुछ नहीं देना चाहती। बीजेपी आती लगती है राष्ट्र निर्माण में, पहले आई थी तो पेंशन खा गई सबका, अब उसके बाद आते हैं तो वो टिकट महंगा करेंगे, उनको लगता है कि अब देश का बनाना है। अरे भाई देश भी बनाओ, हमारी जिंदगी भी बनाओ यार, हम चले को मिडिल क्लास के लोग हैं, कुछ हमें भी टैक्स में दे दो यार, छूट वूट, कुछ हमें भी 2-3 जरा वो फायदे वाली स्कीमें दे दो, कि हम ही सारे देश का बोझ उठाएं, कि अब मोदी जी को भी लेके चले, देश का भी बोझ उठाएं और टैक्स भी हम दे। ये तो ठीक नहीं है ना, थोड़ा रिलैक्सेशन दे दे। और अगर दूसरी पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी कह रही है, मान लीजिए आप महिला है, आपके घर में आपको बैठे बैठे 8,500 रुपए काटेगा आरजू जी, भाई नहीं नहीं, साढ़े कभी भी आठ नहीं। हजार रुपए पाकिस्तानी 25-30 हजार रुपए होते हैं भाई। हाँ बिल्कुल। तो आपको 25-30 हजार रुपए कोई बैठे बैठे खिला रहा है और 5 साल तक खिला रहा है, आपको क्या कौन सा ऐसा हुब्बुल वतनी है जो आपके 30,000 रुपए महीना और उसके बीच में आ रहा है। आप चाहे पीपीपी को वोट दें, चाहे आप पीएमएलएन को वोट दें, चाहे तहरीक उसको दें। जब इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही थी ना, मतलब इमरान खान का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह का चल रहा था और हटाई जा रही थी गवर्नमेंट, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार मैं इमरान खान के ऊपर मैंने इतना क्रिटिसाइज किया है, तो अब जो नई गवर्नमेंट आएगी वो मुझे तो जरूर कांटेक्ट करेगी कि भाई आप हमारे साथ काम। अच्छा जब आई किसी ने मुझे पूछा तक नहीं, मैं बड़ी परेशान। मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार ये मुझे नहीं ऑफर करते कि आप हमारे से इतना पैसा ले लीजिए, आप हमारे लिए काम कर दीजिए। तो वो कहने लगे कि क्योंकि तुम सब पे क्रिटिसाइज करती हो, ना तुम पीपल्स पार्टी को छोड़ती हो, ना तुम नून लीग को छोड़ती हो, ना तुम पीटीआई को छोड़ती हो, ना तुम एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ती हो, तो उनको पता है ये पैसे भी ले लेगी और काम भी नहीं करेगी। मैंने कहा अच्छा ये वाला सही है कि मैं पैसे भी ले लूंगी और मैं काम भी नहीं करूंगी।
हाँ, ये अच्छा आइडिया आपका। देखिए, पैसे उसको नहीं दिया जाता। यदि आप पीटीआई की समर्थक है तो पीटीआई आपको पैसे नहीं देगी। पीटीआई उसको देगी जो पीटीआई को गाली देती है कि तुम मेरे फेवर में बोलो। तो अगर हाँ, आपको पीएमएल से वो, अगर आप फ्री में, मैं बीजेपी का काम फ्री में कर रहा हूं, बीजेपी मुझे पूछती भी नहीं, मोदी साहब मुझे पूछते भी नहीं। मैं अपना चैनल से मोदी जी का काम फ्री में कर रहा हूं। और वही कोई आदमी है जो दिन रात मोदी जी को गाली दे रहा है, उसको मोदी जी कहेंगे यार हमारे फेवर में बात करने का क्या लोगे? आप समझ रहे हैं ना? हाँ। तो वो उसको पूछेंगे, हमें थोड़ा पूछेंगे। हम तो मजबूरी में फ्री में काम करेंगे, खैर, हम करते तो रहो। सबको ही बोल, हम तो सबका गलत काम को गलत और सही को सही बता रहे होते, तो वो सोचते हैं कि इनका क्या, ये तो सभी को बोल रहे हैं, तो किसी को नहीं छोड़ रहे, तो इसलिए हमारे पास तो कोई भी नहीं आता। लेकिन सर, मोदी जी की थर्ड टर्म जो है उसको काफी लोग जो है बड़े गौर से देख रहे हैं, और जैसे मैंने कहा, अल जजीरा ने भी जो है उसके ऊपर जो है अपना एक आर्टिकल लगाया है, और उनका ख्याल है कि क्या पाकिस्तान के साथ कुछ नया होगा, कुछ डायलॉग होगा, कुछ बेहतरी आएगी। आपका क्या ख्याल है? देखिए आरजू जी, इसके एक तो आंसर हो सकते हैं जो बड़ा सतही हो सकता है। दूसरा आंसर है जो 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 मैं जिसको देखता हूं, ये एक जो पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप है ना, ये बायलैटरल नहीं है, ये यूनिलैटरल है। हम्म। पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप खराब क्यों है, ये जानना पड़ेगा ना। व्हाई इट इज इन अ बैड शेप, व्हाट आर द इरिटेटिंग फैक्टर्स, पाकिस्तान बना ही क्यों? सो जब तक आप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, ये कि मोदी है, बीजेपी है, ये है, वो, ऐसे कुछ नहीं होगा। या तो इंडिया में वो गवर्नमेंट आए जो, जिसको वो मैं कह रहा हूं इस्लामो कम्युनिज्म गवर्नमेंट आए, जो मणिशंकर अय्यर साहब की, या जो जो दूसरे इस तरीके के माइंडसेट के लोग हैं उनकी गवर्नमेंट आए, उनके आपके साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। जो हर बात वो मान लें, जैसे हमारे एक उपराष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने जा करके जो रॉ के एजेंट ईरान में थे, उन्होंने ईरानियन गवर्नमेंट को दे दी कि ये रॉ के एजेंट आपके यहाँ काम करते हैं, आप पकड़ लो इनको। सो पॉइंट ये है कि अगर कोई इंडियन पर्सपेक्टिव से चलेगा, इंडियन सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट से चलेगा, जिसको ये हिंदू रिवाइवलिज्म कहते हैं कम्युनिज्म वाले, क्योंकि भारत का कम्युनिज्म है, उसको सारी वो एक हिंदू फोबिक सोसाइटी है। भारत का जो कम्युनिस्ट है, उसको हिंदुइज्म में सारी कमियां दिखती है। उसने किताबें लिख दी हैं। आप हमारे यहाँ के लोगों से पूछिए, हमारा भारत का डिवीजन क्यों हुआ? ब्राह्मणों की वजह से। मोपला राइट्स क्यों हुआ? ब्राह्मणों की वजह से। आप उनसे पूछिए कि यहाँ पे ये जो शूद्रों की वजह, यहाँ पे जो सोशल प्रॉब्लम कौन थी? ब्राह्मण बड़े बेकार थे, वो शूद्रों के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार करते थे। मतलब हर चीज के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भारत की सारी कमियों का रिस्पॉन्सिबल, सारी कमियों के कारण उनकी किताबों में या उनकी फिलॉसफी में एक है, वो है हिंदुइज्म, हिंदू की फिलॉसफी। सो एक हिंदू फोबिक, और हिंदू, और जो यहाँ का समाज है उसको ये नहीं पता कि वो एक हिंदू फोबिक समाज में रहता है। मेजोरिटी होते हुए भी वो हिंदू फोबिया का शिकार है। ठीक है ना? तो जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं, उनके लिए आपको पहले तो थियोरिटिकल रिविजिट करना पड़ेगा। बिना थियोरिटिकल रिविजिट किए हुए हम जैसे लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि अच्छा रिलेशन हो, मगर उसका कॉस्ट क्या हम पे करेंगे? पाकिस्तान भारत से नफरत करते हुए अच्छा रिलेशन कैसे हो सकता है? कल मैं देख रहा था, एक छोटा सा बच्चा था पाकिस्तान का, वीडियो, पाकिस्तान का छोटा सा बच्चा, मॉडर्न बच्चा है, मुश्किल से अभी उसका एक वीडियो था, उसने कहा हम पायलट बनेंगे बड़े होकर, और काफिरों को मारेंगे और हिंदुओं को मारेंगे। अब ये अगर स्कूल में थॉट प्रोसेस है, वो इंडियन से इसलिए नहीं नफरत करा, वो तो उसको तो कोई बनिए ने उसको सताया नहीं है। चलिए मान लीजिए आपके बहुत पुराने जो सो कॉल्ड थॉट प्रोसेस है कि हमारे हिंदुओं ने बड़ा सताया, उस बच्चे को कौन से बनिए और हिंदू और ब्राह्मण ने सता दिया? वो क्यों नफरत कर रहा है? तो बॉटम लाइन है, एक वर्ड है एसोटेरिक। पाकिस्तान को एसोटेरिज्म की जरूरत है, यानी कि सेल्फ लर्निंग की जरूरत है। आप जब तक सेल्फ लर्निंग नहीं करोगे, आपके रिश्ते जिस दिन अपने हाथ से ठीक हुए, जिस दिन अपनी हिस्ट्री से ठीक हुए, जिस दिन अपनी पहचान से ठीक हुए, जिस दिन अपनी सोसाइटी से ठीक हुए, जिस दिन अपने ईमान से ठीक हुए, इंडिया से आपके रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ आंख बंद करके सोचना है कि हम लेकिन कौन। लेकिन सर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट तो फिर भी होना ही होगा ना। वो मेरे आपके सोचने से तो नहीं होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट। और जाहिर है इससे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान की, वो तो चल ही रही है, लेकिन तो इसके क्या अलावा करेंगे भी तो गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके? मतलब हमारी क्या आपकी बात होगी आपके ख्याल से? बात गवर्नमेंट हो टू सकती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट? देखिए दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, बी टू बी और जी टू जी। बिजनेस टू बिजनेस वो होता नहीं हमारे यहाँ, ठीक है ना?
कोई प्राइवेट एंटिटी इन्वेस्टमेंट कर नहीं रही है। आपने इंडिया को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर रखा है, हमने पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर रखा है। हमारे यहाँ जो ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, डीपीआईआई कहते हैं उसको, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, डीपीआईआईटी, वो आप उससे पूछिए, उनका ना एक वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी। उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में दो तरीके से आते हैं, एक है आरजू जी ऑटोमेटिक रूट और एक है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट के अंदर कुछ बिजनेसेस आइडेंटिफाइड किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, और उन बिजनेसेस में इंडियन या नॉन इंडियन एक तरीके के हैं, यानी कल को कोई अमेरिकन उठे इंडिया में, वो आके बिजनेस इनकॉर्पोरेट करे और उन बिजनेस के फील्ड में ही विल बी ट्रीटेड सेम एज इंडियन। लेकिन जो अप्रूव्ड और दूसरे जो अप्रूव्ड है उसको परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन ये जो ऑटोमेटिक रूट है उसमें 3 कंट्री के लोग नहीं आ सकते या 2 कंट्री के लोग नहीं आ सकते। पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता, एंड आई एम श्योर द सेम थिंग वुड बी इन योर कंट्री, कि एक इंडियन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो B2B तो गया, पीपल टू पीपल जो आप बिजनेस टू बिजनेस होता वो तो गया। अब आइए आप कह नहीं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, क्या करना है गवर्नमेंट ने बात करके आपसे? लेकिन सर मैं यही कह रही हूँ ना, यही तो चेंज आना चाहिए ना, कि कोई पाकिस्तानी जो है वो इंडिया में बिजनेस कर सके, कोई हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तान में बिजनेस कर सके। यही तो चेंज है जो हमारी हमारी इस वक्त की जनरेशन को जरूरत है, कि हम इसमें बदलाव लाएं, हम ये चेंज लेकर आए। हम कब तक वही अपना, जैसे कहते हैं ना कि नफरतों का और लड़ाई झगड़े का माहौल लेकर चलते रहेंगे? कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहीं हमें बदलना पड़ेगा, हमारे लिए ना सही, नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही हैं उनके लिए सही। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये बिजनेस जो है, हम सारी दुनिया से अगर करने की कोशिश कर सकते हैं, जो बार बार शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हम बिजनेस लाएंगे, हम लोन नहीं लेंगे, तो हम भारत से क्यों नहीं कर सकते? अभी मशीनरी वगैरह मंगवाई तो थी मरियम नवाज ने इमरान खान के जमाने में, जो एक हंगामा मच गया था कि वो देखो जी, वो देखो जी, भारत से मशीनरी मंगवा ली उन्होंने, इतना इमरान खान ने उल्टी कलाबाजियां करी थी क्या पता। सो पॉइंट यही है ना जी, मैं कह रहा हूँ इसी को एसोटेरिज्म कहते हैं। खुद से सीखना होगा। क्या कर लेंगे हाँ। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट? अगर एक गवर्नमेंट करेगी, पॉलिटिकल पार्टी बवाल मचा देगी अपोजिशन वाली, आप समझ रही है ना। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो तो वो उसको, भाई मोदी का यार है, गद्दार है, आप समझ रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये जो स्लोगन है इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। मैं कह रहा हूं कि हमारे आपके संबंध ये इंटरनेशनल रिलेशंस का मुद्दा है ही नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन स्थापित करता है अपना फायदा देखने के लिए। हिंदुस्तान का पाकिस्तान से क्या फायदा है, भारतवर्ष का पाकिस्तान से क्या फायदा है, और पाकिस्तान का भारतवर्ष से क्या फायदा है, ये रिश्ते क्यों बने? मैं बताता हूं भारतवर्ष का क्या फायदा है। भारतवर्ष का पहला फायदा है कि पाकिस्तान जो है वो एक नॉर्मल कंट्री बन जाए, जहां नफरतें ना हो किसी के लिए। मैं वहां जाके ये नहीं कि कोई भी, अगर मैं बिजनेस करना शुरू करूं, सियालकोट में आपने देखा था क्या हो गया था, ठीक है ना। किसी की मुझसे पर्सनल राइवलरी है, उसने मेरे उस पर चिपका दिया कि ये तो ब्लास्फेमर है, और मैं गया। दूसरा कि पाकिस्तानी इंडिया में आए तो उसको भी ये नहीं होना पड़े कि ये तो टेररिस्ट है, ये तो गद्दार है, ठीक है ना, दोनों तरफ से। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये किसने ये पेंच बढ़ा, किसने कहा कि हम साथ में नहीं रह सकते? और क्यों नहीं रह सकते? उन चीजों पे जाइए जिस चीजों से आपने कहा कि हम साथ में नहीं रह सकते। तो क्या ऐसा हो गया 70 सालों में, क्या परिस्थिति बन गई, आप ये मानने लगे कि हम साथ में रह सकते? तो जब तक ये ठीक नहीं होगा आरजू जी, गवर्नमेंट्स को तो वोट लेना है। आपकी भी गवर्नमेंट को, चाहे जैसा भी डेमोक्रेसी हो, है तो आपकी गवर्नमेंट तो एटलीस्ट इलेक्टेड इलेक्शन से ही आती है, हमारी गवर्नमेंट भी इलेक्शन से आती है। तो वो तो एक पार्टी ने शोर मचाना शुरू करना, इमरान खान ने फिर गुलाटी लेनी शुरू कर देनी है कि ये देखो जी इंडिया ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। तो जब तक ऐसा हो कि जनता में हो कि भाई इंडिया आया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देन इट विल बी नॉन इशू। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपनी लाइफ में ये देखूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है एक नॉर्मल कंट्रीज की तरह, नॉर्मल नेबर्स की तरह जो है वो रह रहे हैं, और दोनों में जो है, चले बहुत दोस्ती ना सही, लेकिन कम से कम जो है वो टर्म्स बेहतर है। आपके यहाँ भी से, आपके यहाँ से जो हाई कमिश्नर है वो हमारे यहाँ है, और हमारे यहाँ से आपके यहाँ जाए, और लोगों में बातचीत जो है वो बेहतर तरीके से हो। आपको बहुत एक गुड शुक्रिया न्यूज दें, जी। ये होगा, इसके लिए लगेंगे 70 साल। हम इससे तो नहीं ज्यादा होंगे सर। दुश्मनी नहीं चलेगी, 70 से 80 साल चलेंगे, क्योंकि अंत में आपको उसी ये रास्ते पे जाना है जो सबको पता है। आपके यहाँ पे किसी सोचते हुए आदमी को
वो काम करना है, सोल्यूशन सबको पता है, एंड देन इट विल बी 70 क्योंकि साल वेट लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं दोनों तरफ। मैं हिंदुस्तान को भी कहूंगी, पाकिस्तान को भी कहूंगी कि ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो, और हैं और होने भी चाहिए, जो नेगेटिव बात करते हैं, क्योंकि उन्हीं से जरा मसाला रहता है ना, आपको पता है, थोड़ा सा तड़का आरजू जी, लगाते हैं वो। एक बात, लोग अच्छे बुरे होते नहीं हैं। नॉर्मल ट्रांजैक्शन को छोड़ दीजिए, कोई स्वार्थी ज्यादा है, कोई कम स्वार्थी है, कोई इंसान से प्यार करता है, कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लोग अच्छे या बुरे बनाए जाते हैं। ये पूरा खेल जहनियत के निर्माण का है, ठीक है ना। जिस दिन पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि उनको ऐसा जहन बनाना है जो अपने आप को वर्ल्ड का सिटीजन माने, जो अपने आप को सब में से एक पाए, जो जिसको वो लगे अमेरिका में है तो हम अमेरिकन है, ब्रिटेन में है तो हम ब्रिटिश हैं, हम इंडियन है, हम भारतीय है, हम युगांडन है, हम अफ्रीकन है, हम सब कुछ है। जिस दिन वो ये बन जाएगा। लेकिन मुझे तो हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग तो खैर ऐसे मिले जिन्होंने नेगेटिव बात की, लेकिन ज्यादातर लोग 99% जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छे, बहुत ख्याल करने वाले, बहुत प्यार करने वाले लोग मिले। और ऐसा ही मैं, जब अगर आप पाकिस्तान में लोगों से बात करें, उन लोगों की बात नहीं करी जो रोड पे खड़े होकर कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग भी होते होंगे, डेफिनेटली होते होंगे जो रोड के ऊपर बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हिंदुस्तान को पसंद करते हैं, जो चाहते हैं टर्म्स बेहतर हों और हम आपस में बातचीत करें, हम आपस में चीज एक्सचेंज करें, आपके यहाँ की मूवीज जो है वो यहाँ लगे और यहाँ से लोग वहां पे भी बात कर सके, और कोई उनके ऊपर शक ना करे कि जी ये भारत से क्यों बात कर रहे हैं, ये भारत चले क्यों गए। अभी मैं आपको बताऊं, मैं अभी एक दिन 2 दिन पहले ही, मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया भारत से, और मुझे कहने लगे कि तुम भारत क्यों नहीं आते हो। मतलब उन्होंने मुझे इतनी बहस की कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं उनको समझा रही थी कि भाई बात ये है, वो मुझे कहते हैं मैं आपको लेटर भेज दूंगा, मैं आपको स्पॉन्सर कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कहा वो बात नहीं है, मेरे ऊपर पहले ही केस लगे हुए हैं एजेंसीज के, और ऐसी सूरत में मैं उठ के इंडिया भी चली गई तो बस वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, तो मैं अभी नहीं आ सकती। लेकिन वो इतना मुझे अच्छा लगा उनका ये कहना कि आप आइए, मैं आपको लेटर भेज दूंगा, आपको स्पॉन्सर कर दूंगा, आपको देखिए आना देखिए, चाहिए, दुख ये वो। की बात तो है ना कि आप एक बड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छा लगा। आप कई बार ऐसा होता है कि आपकी बात इतनी अच्छी होती है कि चाहे आप उस बात को ना कर रहे हो, लेकिन आपको सुन के अच्छा लगता है कि यार कोई इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है आपको, इतने प्यार से आपको कह रहे हैं कि आप आइए। जबकि हमारे यहाँ से कुछ एक आध जर्नलिस्ट जो है वो, या लोग जो है वो जाते भी रहते हैं, अभी भी रिसेंटली भी जा रहे हैं, बल्कि मेरे दो पाकिस्तान में भी एक दोस्त से बात हुई तो मैंने कहा वो जाने वाले हैं शायद, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप जा रहे हो। तो मैंने कहा मुझे भी कह रहे थे, तो वो वैसे मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मुझे कहने लगे नहीं 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 तुम मत जाना, अभी तुम्हारे ऊपर पहले केस चल रहा है एफआईए का तुम अभी गई तो तुम वापस आओगी तो फिर हमें नहीं मिलोगी। तो वो मतलब डर गए बेचारे। जो तो यहाँ पर ये चल रहा है। आरजू जी, मैं वही कह रहा था कि जो आप जैसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो जेन्युइनली चाह रहे हैं, देखिए आदमी में ट्रांजिशन होता है, बदलता है आदमी, उसके बाद अगर उसको ये सब फेस करना पड़े, क्योंकि ये जो आप कर रही हैं यही फ्यूचर है, यही भविष्य है, ठीक है ना। लोग जब आपके जो मुखालफीन हैं, जो आपके शत्रु हैं, या राइवल कह लें, शत्रु इज अ रॉन्ग वर्ड, जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, वो अगर अपनी पर्सनल जेलेसी के लिए इंस्टीट्यूशंस का यूज करें, क्योंकि जो बात आप बोल रही हो वही बातें दूसरे चैनल पे खुल के बोल दी जा रही हैं, तो उनको तो नहीं आ रहा पर आपको आ रहा है। मैं तो समझ हैरान हूं समझने से। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने ही लोगों को अगर आप दबाएंगे तो आपको ना, जैसे यूरोप को देखिए, रशिया को उन्होंने इतना कॉर्नर कर दिया, आज रशिया से कोई बात करने वाला नहीं बचा है। कल को जब आपको देखिए, कितना भी चिढ़ लें, जलन कर लें और कितनी हाइट पे ले जाएं आप अपनी नफरतों को, लेकिन पाकिस्तान को अंत में आना पड़ेगा हिंदुस्तान की शरण में, क्योंकि उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है। आप कितना भी टू नेशन थ्योरी को फरोग दे लें, आपको एक दिन टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करना पड़ेगा। आप समय लगा लें जितना भी, मगर और बात तब सारी आपको वही है आरजू ना। काजरी जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो ये काम करने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, और वही वाली बात है कि असली असली होता है, कॉपी कॉपी होता है। तो अगर कोई सिर्फ लोगों को बताने के लिए अगर कोई अपने आप को बदल के दिखाता है, तो वो कुछ दिन बाद फिर असली शक्ल में आ जाता है। रहता वही है जो सच में अपने आप को चेंज करता है, जो सच में जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको लेकर आगे बढ़ता है। किसी के ना होने से हो सकता है कल आरज़ू काज़मी ना हो, लेकिन फिर भी जो लोग नेगेटिव सोचते हैं वो आगे फिर भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी रोक रखा है उनको।
वो अपनी खुद की बातों की वजह से, अपने खुद की हरकतों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, वरना मैंने थोड़ी कोई फिल्टर लगाया हुआ है कि इनको नहीं जाने दो। तो वो चीज है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बहुत कहा, वो मुझे कोई नहीं, आधा आपको घंटा यहाँ मेरा पे बहुत दिमाग लोग खाते रहे प्यार वो। करते हैं। लेकिन मेरा खुद भी आदिल यही जी ख्याल था कि वाला। क्योंकि केस चल रहा है, मेरा खुद भी यही ख्याल था क्योंकि केस चल रहा है तो मैं नहीं आ सकती। और जिनसे मैंने पाकिस्तान में बात की, जिनके जाने का हो रहा है, तो उन्होंने भी मेरे बात सुनते के साथ ही वो जगह, नहीं तुम मत चली जाना, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर केस लगा रखा है लाहौर वालों ने, और तुम बहुत बुरी फंसोगी, मतलब फंसी हुई तो अभी भी हो, लेकिन ये कि और मुश्किल में आ जाओगी। तो मैंने कहा नहीं, चलो फिर कभी जब ये सिलसिला खत्म हुआ अगर, तो फिर देखा जाएगा। तो डेफिनेटली नहीं, आप आपको भी आइए, तो चाहती हूँ आप लोग भी आए, आप आए, और जितने मेरे आपके साथ भारतीय मुझे भी दोस्त तो हैं बैन सब कर दिया आए। ना। नहीं, तो मगर हालात सही हो, और आप लोग सब यहाँ पर आए, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि जब नहीं, मेरे मैं तो जितने दोस्त पाकिस्तान को हैं। अपना देश मानता हूँ ना। कई लोग मुझे गालियां देते हैं कि वो तो अपना नहीं मानते, तुम क्यों उनको अपना कहते हो। मैं तो मानता हूं कि जो तक्षशिला की भूमि है, जो लाहौर है, जो कराची है, जो ये तो हमारे पूर्वजों की जमीन है। आप हमारे लोग हो। और आपको आज नहीं तो कल ये बिल्कुल, रियलाइज होगा। बिल्कुल ऐसे। और तो मुझे तो बिल्कुल लोग आएंगे हम। यहाँ पर अभी भी, सिंध हो या पंजाब हो, जब वो मुझसे बात करते हैं, मेरी एक्सेंट देखते हैं हिंदी उर्दू की, तो मुझे कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं। आज की तारीख में भी लोग मुझे हिंदुस्तानी कहते हैं, और हमें आगे से सिखाया गया कि हाँ, हम ना नहीं करते, हम कहते नहीं नहीं नहीं, हम हिंदुस्तानी, हम कहते हैं हाँ हिंदुस्तानी, वहां से आए थे, हम आज तक हिंदुस्तानी कहलाते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों कंट्रीज एक साथ कैसे जुड़ी हुई हैं, और अलग हो के भी अलग नहीं हो पा रहे, और शायद कभी भी नहीं हो पाएंगे, और होना भी नहीं चाहिए। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल होना चाहिए। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जाके कुछ बेहतरी आएगी। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया।